बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। जनूब एशियाई खित्ता और मशरिक़ वस्ता मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में आ चुका है। इसराइल अमरीकी जारहियत ईरान के खिलाफ संगीन असरात खित्ते के लिए नहायत खतरनाक करार दिए जा रहे हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह कहते हुए मुतनब्बे किया है कि अगर ईरान को शिकस्त हुई तो इसराइल की अमली डिफेक्टिव सरहद पाकिस्तानी बॉर्डर पर तफ्तान तक पहुंच सकती है और भारत इसराइल कटजोड़ पाकिस्तान पर दबाव मजीद सख्त कर सकता है। माहिरीन के ख्याल में ईरान की जौहरी तनसीबात सिर्फ एक बहाना है, जबकि ईरानी रजीम उनका असल निशाना है। गुज़श्ता रोज ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया था कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में फ़रीक़ैन डील के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि जब मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के इशारे मिल रहे थे तो फिर किस इखलाकी जवाज़ के तहत ईरान के ऊपर यह हमला किया गया। इसराइली दिफाई एहलकार ये बयान करते हैं कि ईरान पर हमले का यह मंसूबा महीनों पहले बना लिया गया था, तो फिर यह मुज़ाकरात का ढोंग आखिर किस लिए रचाया गया। ईरान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं और क्या अमेरिका अब अहदाफ हासिल करके ही वापस लौटेगा। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज हमलों की मुसम्मत की है और कशीदगी में फौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया है। क्या ये जंग तूल पकड़ सकती है और इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, जबकि सियासी और सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए क्या अहम और बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे बड़े ही मौजूद मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। साबिक सफीर हैं जमील अहमद खान साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जमील साहब, इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो मुश्तरका हमले जारी हैं ईरान के ऊपर, और यकीनी तौर पे ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अपना दिफा भी कर रहा है, लेकिन ये सूरत हाल आपको कितनी संगीन होती हुई मालूम होती है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी ना रुकने के लिए तैयार है ना बात करने के लिए तैयार है। देखिए, बाकी मामलात से थोड़ा और बाकी जंगों से थोड़ी मुख्तलिफ जंग है। इसको यूक्रेन से भी इसकी मुबासरत नहीं की जा सकती और किसी और जगह से भी नहीं, क्योंकि इस खित्ते में इजराइल का जो ख्वाब है और जिसकी तस्दीक 4 दिन पहले अमेरिकन सफीर जो इजराइल में है वो कर चुके हैं कि इजराइल को ये बिब्लिकल हक हासिल है कि वो ग्रेटर इजराइल यानी कि नाइल से लेके और यूफ्रेट तक वो एक स्वाथ ऑफ लैंड वो हासिल कर सकता है। खैर, इस बात को इधर छोड़ते हुए सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि इजराइल की नजरों में खटक कौन रहा था? सरे फहरिस खटकेगा वो जो उसको मुज़ाहमत देगा। सिर्फ ईरान ही था इस पूरी दुनिया में जो इजराइल को कभी कभी आंखें दिखला देता था और जिसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी मुज़ाहमत को भी खत्म तकरीबन कर दिया। मेरा इशारा है हिजबुल्लाह की तरफ, मेरा इशारा है मलेशिया जो सीरिया की है या इराक की है या होती जो है उन पर भी कोशिश की गई, लेकिन होती अभी भी कायम और दाम है। हमास का तो हमें पता है और इल्म है, लेकिन नजरियात मरते नहीं है। मैं आता हूं उसके बाद में इसकी मजमरात पर कि जंग तो खैर होनी ही होनी है, शिद्दत तो खैर पकड़नी है। इसकी शिद्दत और हिद्दत में आज रात को ही हमें इल्म हो जाएगा कि किस हद तक की जा सकती है। इसका तो अंदाजा है बहुत सारे एनालिस्ट को, लेकिन सवाल ये है कि ये मामला जबकि एक एग्रीमेंट का इंडिया दे दिया गया था। अगर हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें ओमानी, तो कल उन्होंने क्या कहा? वो तो बड़े पर उम्मीद थे, इराक़ी तो बड़े पर उम्मीद थे 2 दिन पहले जनीवा में। तो ये वही बात हुई, हिस्ट्री रिपीट कर रही है ना कि जब JCPOA की एक एग्रीमेंट तकरीबन दस्तखत होने थे 2 दिन के बाद, तो जून में हमला हो गया इजराइल की तरफ से और फिर B-2 बम्बर्स आ गए और उन्होंने हमला कर दिया ईरान पर। तो आज रूस ने इस बात को वाज़ेह कर दिया। रूस की तरफ से बयान आ गया है कि ये जो था मुज़ाकरात थे, ये तो एक ढकोसला था, एक बहाना था। ये तो हमले का तो फैसला, बल्कि हमले का बीच में फैसला हो चुका था और फिर उसके इशारे भी मिल रहे थे। देखिए, आपके चैनल पर ही मुख्तलिफ चैनल्स पर हम जिक्र करते रहे हैं, हम जैसे लोग, कि जो वार मशीन इस वक्त पूरे खित्ते में लाके खड़ी कर दी है अमेरिका ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, तो हम सारों को इल्म है। और फिर जो साजो सामान यहाँ लाया गया है उसमें 300 से ज्यादा लड़ाका जहाज हैं। ये 3 बहरी बेड़े जो सबसे ज्यादा आन और शान है अमेरिका की, इब्राहिम लिंकन हो गया, उसके अलावा जिराड हो गया, उसके अलावा जो आर्मेडा हो गया, तो और उसके साथ सबमरीन, उसके साथ जो डिजिटल डार्कनेस के जो जहाज हैं, उसके साथ सर्विलेंस जहाज है। ये तमाम के तमाम गल्फ वार के दरमियान तो
दौरान तो ऐसी साजो सामान इतना नहीं आया था। तो ये जो तैयारी थी, यही हमें अंदाजा होता था कि ये बगैर किसी गोल और अहदाफ को हासिल किए बगैर तो नहीं जा सकते। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में ये एक शोशा छोड़ते रहे कि हाँ नहीं, अगर ये बगैर मुज़ाकरात से तय हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत हैं और हमने अपनी वार मशीन वहां खड़ी कर दी है, वरना हम जो है इसको ताकत से हम निपट लेंगे। और आज क्या चार्जशीट दी है उन्होंने, चंद घंटे पहले जो उन्होंने तकरीर किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी ये सबसे डेंजरस लोग हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। बेसिकली जमील साहब, उन्होंने तो बगावत पे रुखसा दिया, उन्होंने ईरान की जो अवाम है उनको बगावत पे रुखसा दिया। वो आखिरी नुक्ता है। वो चार्जशीट में वो जो मुज़ाकरात की थी, उन्होंने अपने अवाम को और दुनिया को भी तो बताना है ना। देखिए, एक मॉरल ग्राउंड को भी उन्होंने बरकरार रखना है। अमेरिका दावा करता है ना कि वो दाई है मॉरल ग्राउंड्स का भी और दुनिया में बहुत सारी चीजों का। तो उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये, और फिर जो सारे उन्होंने गिनवाए कि जी हमारे एम्बेसी पे क्या किया, लेबनान में क्या हुआ उसका फिर उन्होंने बता दिया कि ईरान ने किया है। और जो यूएसएस कोल एडन एयरपोर्ट पर 1992 में था, जिसको कि अलकायदा नेमानाबाद में कहते हैं कि वो भी ईरान ने करवाया। जितने रोड साइड बम फटे वो भी ईरान ने करवाए। जितने लोग जा बहक हुए अमेरिकन वो भी ईरान। तो ये तमाम की तमाम दुनिया को बताने के लिए, अपनी कांग्रेस और अपनी कौम को बताने के लिए कि भाई वो सबसे बड़ा खतरा था। हालांकि कतई कराने की माफी जमील साहब, 2012 के अंदर जब बाकायदा इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही थी तो बराक ओबामा भी उस वक्त दौड़ के अंदर थे। 2012 में डोनाल्ड ट्रंप के यही स्टेटमेंट थे कि ओबामा को ईरान कार्ड इस्तेमाल ना करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ईरान का कार्ड इस्तेमाल करके दोबारा से इलेक्ट होना चाहते हैं कि जी हम एक जंग मुसल्लत करेंगे। तो जिस काम के लिए पहले ओबामा के ऊपर इल्जाम था, आज डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। अब मेरा सवाल जमील साहब ये है कि कुछ देर पहले हमारे सामने ये खबर आई थी कि आपना हुर्मुज़ को बंद करने के ऊपर ईरान गौर कर रहा है, और ईरान के अंदर से अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने बाकायदा जो शिप्स हैं उनको वहां से गुजरने पे ब्लॉकेज स्टार्ट कर दी है। आपना हुर्मुज़ बंद होता है तो दुनिया का 20% तेल पूरी दुनिया में जो जाता है वो इसी रास्ते से गुजरता है। तो ये कितना खतरनाक होगा और ये अमेरिका को कितना मजीद तैश दिलाएगा? ईरान इसको इस किस्म के कदम उठाकर क्या अपने लिए बहाली तलाश करेगा, या ये जंग मजीद खतरनाक हो सकती है? फिर ये खतरनाक इसलिए होगी कि अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है। ये जो भी मैं वार मशीन का और अमेरिका के तमाम जहाजों का जिक्र कर रहा था इशारतन, वो इसी तरफ था कि उन्होंने अमेरिका ने ये तमाम कैलकुलेशन की हुई है। अपने कैलकुलस में ये बात ले आए हैं कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो उसको किस तरह प्रिवेंट करने की कोशिश की जाएगी। वजह क्या है उसकी, वो भी मैं आपको उसकी इकोनॉमिक मजमरात और अमेरिका पे उसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर तो पड़ेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क पर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा जिनके पास तेल नहीं है। मैं आ जाता हूं उस बात पर। लेकिन चाइना देखे ना, चाइना का जो है 1.38 मिलियन बैरल पर डे वहां से ऑयल लेता है। चाइना का 15% ऑयल सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। चाइना इस वक्त जो क्या कर सकता है, उसने सिर्फ अपने डिप्लोमेटिक ही एक बयान दिया है। पिछली मरतबा जून में भी डिप्लोमेटिक बयान थे, लेकिन जून में से लेके अब तक चाइना और रशिया ने जो शुनीद है, जो खबरें हैं, 150 के करीब सॉर्टीज के जरिए उन्होंने साजो सामान जो ईरान को चाहिए था पहुंचाया है, जिसकी वजह से 24/7 बेसिस पर ईरान ने, जो अमेरिका बताता है कि 3000 जो मिसाइल हर महीने वो बनाता रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि 8 महीनों में उसने कितने मिसाइल बनाए हैं, उसकी कैपेबिलिटी। अच्छा, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, मैं इसमें एक चीज और जोड़ता चलूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो चौड़ाई 33 किलोमीटर है, लेकिन जो उससे आगे एक और स्टेट है, यानी कि एक और आबनाई है जो कि पानी की तन गुजरगाह जिसको कहते हैं, वो एडन के सामने, यमन के सामने से उसको कहते हैं बाबुल सिर्फ 26 किलोमीटर पे है। हुतियों ने आज बयान दे दिया है कि हम जो है निशाना बनाएंगे इधर जहाजों को। और आज से चंद यौम पहले से वो जहाज जो कमर्शियल थे वो अपनी स्पीड तेज करके उधर से गुजर रहे थे, जो गुजर सकते थे निकल गए। तेल की कीमतों में आज रात को आपको इल्म हो जाएगा, बल्कि अगर आप अपने रिसर्चर्स को कहें तो बता देंगे कि कितना बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये इस पे एक भूचाल आ जाएगा। मैं जल्दी आपको चंद फिगर्स बता देता हूं। लेकिन ये अमेरिका तो पहले से शायद जानता, अमेरिका ने तो पहले ये कह दिया था कि अगर तेल की कीमतें किसी भी सतह तक जाती हैं तो अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका के फर्क ना पड़ने से पूरी दुनिया के ऊपर तो इसके इफेक्ट आएंगे डेफिनेटली, और पाकिस्तान भी इससे मुतासिर होगा।
नहीं, पाकिस्तान क्या, जब पूरी दुनिया मुतासिर होगा तो जो प्रोजेक्शन की है इकोनॉमिक एक इकोनॉमिस्ट ने जो प्रोजेक्शन की है वो सामने मैं आपको रख देता हूँ, और प्रोजेक्शन बड़ी हकीकत के करीब नजर आती है। वो कहते हैं कि ऑयल की प्राइस 130 से लेकर 150 तक चली जाएगी, और ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो है स्टॉक मार्केट पर फर्क पड़ेगा, वो लूज कर जाएंगे। कल स्टॉक मार्केट खुलेगी तो हम देख लेंगे कि प्रोजेक्शन किस हद तक कितनी हकीकत में शामिल हो। अगर ये कल नहीं हुई तो अगले 2 दिन में ये मुमकिन है कि ये हो जाएगा, और इन्फ्लेशन 6 से 7% बढ़ जाएगा। ये जो और फेडरल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अमेरिका पर भी फर्क पड़ेगा, और फिर ग्लोबल रिसेशन शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन दुनिया के माहिरीन ने की है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, पाकिस्तान जैसे मुल्क और बहुत सारे मुल्क हैं पाकिस्तान जो तेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिनके पास इतना रिजर्व नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का। हम तो 3 महीने से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारे पास नहीं होता है, और अगर तेल की कीमत डबल हो गई तो जो तेल हम 1 महीने में लेते हैं वो तो 2 महीने का खर्चा हमारा 1 महीने में चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, जैसे तमाम ममालिक ये बड़े ही परेशानी में आ जाएंगे, और फिर उनका दबाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। जमील साहब, अभी जो एक लेटेस्ट और भी खबर है, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि फौरी तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती है उसका हंगामी इजलास बुलाया जाए, और वो तमाम कंट्रीज जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से, उन तमाम को भी बुलाया और कहा कि अपनी स्पेस को रोकें। अगर ये इजलास हो भी जाता है तो आपके नज़दीक इससे कोई खातर खा फ़र्क पड़ेगा? ईरान का मौक़िफ़ मजबूत होगा, या फिर अमरीका और इसराइल ने जो चाहा, जिस तरह से चाहे वो उसी तरह से कर गुजरेंगे? देखिए, जब बात आ जाती है इजराइल की और ईरान की, जब बात आ जाती है इजरायली इंटरेस्ट की इस पूरे खित्ते में, तो सिक्योरिटी काउंसिल की आप तारीख उठा के देख लें ना, और उसमें आप देख लें कि जब भी इजराइल का इंटरेस्ट आया तो वो वीटो हो गया। उसको वीटो अमेरिका कर देगा। आप लाते रहे, चैप्टर 6 के तहत लेके आए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के, चैप्टर 5 के, चैप्टर 7 तो नामुमकिन है कि उसको इन्वोक अमेरिका करने दे, लेकिन ये है कि वो मजम्मती बयान भी देने से वीटो हो जाता है। तो इस लिहाज से मुझे कोई इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो अगर मैं इस वक्त मेरे सामने कुछ 6-7 के करीब अमेरिकन वीटो सामने है। अब तक आपको नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूं कि कोई 51 या 55 के करीब अमेरिका वीटो इस्तेमाल कर चुका है जब से इजराइल की, अब तक जब से इजराइल बना है, जब इजराइल के इंटरेस्ट की बात आई है, और जब से ये जेनोसाइड शुरू हुआ था उसमें भी 2 रेजोल्यूशंस को इजराइल वीटो कर चुका था। एक तो था पीस के हवाले से पिछले अक्टूबर में। तो कहने का मकसद ये है कि आपके सवाल का कंक्लूडिंग जवाब ये है कि ये इससे कोई आमन गुफ्तन बर्खास्तन और मॉरल, जहां तक प्रेशर का ताल्लुक है, मॉरल प्रेशर इजराइल ने कोई पहले बर्दाश्त किया है। वारंट निकले हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट निकाले हुए हैं, और दुनिया की तरफ से लोग सड़कों पर समुद्र की तरह उमड़ आए। ये कोई प्रेशर वगैरह इजराइल पर इस पे नहीं। इस वक्त माइट इज राइट का मामला है। वर्ल्ड ऑर्डर को बड़ा धचका लगा हुआ है, और ये तमाम जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है जंगल में राज वाला मामला चल रहा है, और इस वक्त वही मुल्क, देखिए इस वक्त एक चीज जानने वाली बात है जो प्रोफेसर जॉन मीर शाइमर ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कोट किया है कि इस वक्त देयर इज नो हायर ऑर्डर देन योर ओन स्ट्रेंथ। आपने देखा ना, इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान अपनी कुव्वत से वो नबर्द आजमा हुआ ना, कोई सिक्योरिटी काउंसिल ने या किसी और ने या अरब मुल्कों ने या ओआईसी की मुल्कों ने तो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की ना। अब आपने बड़ा खूबसूरत ये जुमला का, अगर हम पूरे खित्ते के ऊपर और जिस तरह से ये पावरफुल कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जंगल का कानून तो ऐसा लगता है कि है और वही राइज है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात ये हो रही है कि ईरान अपने डिफेंस के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पर अटैक्स कर रहा है, जिनमें अरब ममालिक की एक बड़ी तादाद है। अब ऐसा लगता है कि ये अरब ममालिक के ऊपर भी अमरीका प्रेशर बिल्ड करेगा कि आप लोग अपने डिफेंस में खड़े हों। तो ईरान ने ये सब अपने डिफेंस में तो किया, लेकिन क्या ये एक गलती बनेगा उसके लिए या कुछ हासिल भी होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अरब कंट्रीज हैं, और स्पेशली जो इस वक्त बहुत आवाज़ें उठ रही हैं वो ये है कि सऊदी अरब के रियाद के अंदर जो अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, वो खुदा ना खास्ता मामले को मजीद कशीदा भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के पास शायद कोई चॉइस भी ना बचे कि वो अपना जो वजन है वो किस पलड़े के अंदर डाल सके।
पाकिस्तान बाउंड है। देखिए, पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है कानूनी तौर पर, इंटरनेशनल बायोलेटरल कानून को देख लें जिसको प्रोटेक्शन है इंटरनेशनल कानून की, तो पाकिस्तान ने तो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है ना सऊदी अरब के साथ, तो इसलिए उसमें तो कोई लगी लिपटी बात नहीं है। आपको सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। गो कि आज अच्छा बयान दिया है पाकिस्तान ने, और यही देना चाहिए था जो आज दिया है उन्होंने सफारती लिहाज से, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट तो खैर अमेरिका या इजराइल पर तो पड़ना नहीं है। अब रहा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा उम्दा सवाल ये है, और इसकी में गहराई बड़ी है और इसके जवाब में भी बड़ी गहराई है। तय इसका जवाब है, और मैं एक मिनट में, बल्कि एक मिनट से कम में भी चाहूंगा कि आपके नाजरीन के लिए पेश कर दूं। देखिए अभी हो क्या रहा है, रियाद का जो गल्फ खलीजी ममालिक में इस वक्त जो मिसाइल दागे गए हैं, उसमें कहा क्या जाए, कतर ने क्या कहा है, सऊदी अरब ने क्या कहा है, यूएई ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हम अपना हक महफूज रखते हैं, कि हम अपना हक जो हमें चार्टर ने दिया है, इंटरनेशनल कानून ने दिया है, हम उसके मुताबिक इसको मेजर लें, हम इसके खिलाफ एक्शन लें। तो वो एक्शन क्या ये ममालिक खुद ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला मैं आपको बताता चलूं, जो चंद घंटे पहले उन्होंने कहा है कि न सिर्फ हम अमेरिकन के इंटरेस्ट और उनकी जानों की हिफाजत करेंगे, बल्कि अपने एलाइज जो हैं उनकी भी हम प्रोटेक्शन के लिए आए हैं यहाँ। तो जाहिर है जब वो कुछ उन पर हमला करेंगे ईरान पर, तो अमेरिका तो पहले से उधर खड़ा है। और बाय द वे ये बताता चलूं कि अमेरिका का डिफेंस पैक्ट है कतर के साथ, अमेरिका का डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट की तरह है, सऊदी अरब की सिक्योरिटी की गारंटी भी है अमेरिका की है। खलीजी रियासतों का यही मामला है। तो अमेरिका के सदर ने आज ही तो कह दिया कि हम अपने एलाइज को भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो तो उनके लिए एक विन विन गेम है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर खुदा ना खास्ता ये चीजें मजीद जो हैं वो बिगाड़ की तरफ जा सकती हैं। जहां से भी इसकी सालिसी हो, जहां से भी इसको रोका जा सके या एटलीस्ट कशीदगी में कमी आ सके, वो तमाम अमल जिस भी कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो सके वो हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पिछले 48 घंटों से जायद पाकिस्तान और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की कैफियत बदस्तूर संगीन है। इसके अलावा जिसमें फिल वक्त हमें असरात भी नजर नहीं आ रहे कि किसी किस्म की कोई कमी होगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जो पाक फौज है उसका ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो दूसरे रोज के बाद अब भी जारी है, और 300 से जायद ऐसे तालिबान की तरफ से दहशतगर्द हैं जिनको हलाक करने का दावा भी है, और 500 से जायद के बारे में इत्तलात हैं कि वो शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अफगानिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से कामयाबियां समेट रही है, और अभी जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तला है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुदूद में 30 किलोमीटर स्क्वायर से जायद जो है वो अफगानिस्तान का इलाका इस वक्त जो है वो कब्जे में है। पाकिस्तान की फौज वहां पर दाखिल हो चुकी है। 22 पोस्टें ऐसी हैं जो पाक फौज के इस वक्त कंट्रोल में हैं, और ये बताया जा रहा है कि तब तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी जब तक इस बात की यकीन दहानी नहीं हो जाती कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोकी जा सकती। मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर से भी जो इत्तलात हमारे पास पहुंच रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है, और वो सीज फायर भी अफगानिस्तान की हुकूमत चाहती कि हो जाए, लेकिन उसके लिए हमले दोनों तरफ से बंद होने बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो सिचुएशन क्या है, मुस्तकबिल करीब में ये सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रशीद साफ़ी साहब अफगानिस्तान से रिलेटेड, उनसे बड़ी हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। साफ़ी साहब, मुझे इस पूरे 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, बार बार इस कशीदगी में या जंग में, मैं आप कहूँगी कशीदगी नहीं रही, जंग के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। दोहा के अंदर जो बातचीत हुई थी तालिबान के और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान, बार बार उसका जिक्र आ रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी, अफगान गवर्नमेंट भी उसका जिक्र कर रही है। तय तो ये पाया था कि एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं होंगे, कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तो मसला इतना बिगड़ा क्यों, बिगाड़ की वजह क्या बनी?
शुक्रिया। देखिए, दोनों जानिब की पाकिस्तान ने ऐसा कोई मुआहिदा या ऐसी कोई बात दोहा मुआहिदे में तालिबान के साथ नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की इंटरनल इंटीग्रिटी का ख्याल रखा है और तारीख गवाह है कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान की सरजमीन में दखल अंदाजी का मुर्तकिब नहीं हुआ है। ये यकीन दहानी तालिबान की क़यादत से ली गई थी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान समेत, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कंडीशन दोहा एग्रीमेंट में नहीं था, बल्कि वो तालिबान से जिन मालिक को खतरा था, ईरान, सेंट्रल एशिया, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन तमाम मालिक को खतरा था कि तालिबान की सरजमीन उनके खिलाफ मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकती है। और पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा खदशात थे कि पहले से पाकिस्तान के पास ये मालूमात थी कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमले करके उनकी महफूज पनाहगाह अफगानिस्तान में वाक़या है। तो ये बात पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि तालिबान क़यादत को ये इस बात पे पाबंद करवाया जाए कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सालों तक इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, से अफगान अवाम की खुशहाली के लिए और वहाँ पे क़याम अमन के लिए तालिबान के साथ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया था। और गोचे आलमी ज़ाब्ते तालिबान की हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही थी, और पाकिस्तान आप जानती है कि आलमी बिरादरी का एक जिम्मेदार मुल्क है, तो इसलिए तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात और रिवायती तौर पर तालिबान को तस्लीम ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने डेढ़ साल तक तालिबान की पुशपनाही भी की और तालिबान की हर मुमकिन मदद इस गर्ज से की कि जो महकूम और मजलूम अफगान अवाम है उनकी मदद की जा सके। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ये तमाम काम किए गए, लेकिन फिर हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता तालिबान अपने वादों को भूलते गए और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी, लोया जरगा का इनेकाद नहीं हुआ, उनकी सरजमीन टीटीपी, BLA, BRF, मजीद ब्रिगेड और ETI, अलकायदा और तो दुनिया भर की ये रिपोर्टें हैं। UN भी कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है, इसके साथ रूस की ये हालिया जो उनकी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट है कि वहाँ पे 30 से ज़ायद गिरोह सरगर्म है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के क़याम अमन के लिए खतरनाक अनासिर है। तो अब जब ये वाक़यात 21 और 22 को पाकिस्तान ने अपनी लाख जतन करके भी तालिबान जब इस बात पे राजी ना हुए कि ना सिर्फ उन्होंने TTP और दाइश और इस किस्म की बाकी पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों को पनाह दी, बल्कि उनकी शेयर भी करते रहे और उनको पाकिस्तान के खिलाफ एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करने लगे। तो फिर बलाखिर पाकिस्तान ने जत्वे डाला, तुर्की में आखिरी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, वो नाकाम हुआ। उससे पहले दोहा में तालिबान के साथ पाकिस्तान की मुज़ाकरात हुई, सऊदी के जरिए बात हुई, हत्ता चीन के जरिए बात हुई, कतर के जरिए बात हुई, लेकिन तालिबान नहीं माने। तो बलाखिर पाकिस्तान को अपनी सलामती, अपने अवाम और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने बचाने के लिए सिर्फ उन ठिकानों पर 21 और 22 की रात को पाकिस्तान ने हमला किया जहां पे पाकिस्तान को खतरात दरपेश थे और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि कोलैटरल डैमेज ना हो और अफगान अवाम को जानी नुकसान ना हो। लेकिन उसके जवाब में फिर इसराइल और भारत की शय पे तालिबान ने पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी को बाकायदा तालिबान TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हुए और आज उनको नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही है कि मगरिबी सरहद पे यानी जोब सेक्टर में पाकिस्तान 30 से 35 किलोमीटर पाकिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुई और उसकी वजह भी ये है कि वहाँ पे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उससे ये तखरीबकारी हो रही थी। अगर मैं कतई कलामी की माफी चाहूँ रशीद साफ़ी साहब, कतई कलामी की माफी चाहूँ, ये एक डेफिनेटली ये हमारी पाक अफवाज की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमारे लिए जो एक चीज़ और ख़तरनाक भी है, अफगानिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द ग्रुप्स मौजूद हैं, ये तंजीमें मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वीडियोज़ की शक्ल में इन दहशतगर्दों की तरफ से अपलोड की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो अफगान फोर्सेस के
साथ अब खड़े हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लहर खुदा न खास्ता पैदा होने का खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत में जब ग्रुप्स भी वहां पर मौजूद हैं, अफगान हुकूमत उनकी जो है पुष्टपनाही भी कर रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर जोर भी दे रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा? मुज़ाकरात तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान क्या अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा और रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि मगरिबी सरहद जो है पाकिस्तान का, एक जानिब ईरान पे हमला कर दिया गया है इसराइल और अमेरिका ने, वहां पे भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दरपेश आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मगरिबी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे एक मुनज़्ज़म तरीके से अफगान तालिबान ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को परेशान किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक कदम आगे बढ़ के उनको पीछे धकेला है और अपनी सरहद को महफूज बनाया है। अब आते हैं मुज़ाकरात की बात वो रोज़ अव्वल से कर रहे हैं। अब दुनिया को भी यकीन नहीं है तालिबान क़यादत पे कि वो अपने वादों को इफा कर पाएंगे, और पाकिस्तान ने भी जो जतन किए हैं, जो कोशिशें की है, तुर्की को भी पाकिस्तान ने बता दिया है, सऊदी अरब को भी आगाह किया है, कतर और चीन जैसे ममालिक और यूएई जैसे ममालिक को भी पाकिस्तान ने एतमाद में लिया है कि हम अपने अहदाफ हासिल करने के बगैर जो है मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आना चाहते। गोचे पाकिस्तान हमेशा से एक पुरअमन हल की तलाश में था, लेकिन अब तालिबान ने वो कुछ कर दिया है कि पानी सर से गुजर चुका है। जब तक मेरा अपना अंदाजा है, ये कोई सरकारी स्टेटमेंट या मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत TTP या SPP या BLA किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ बाकी प्रॉक्सीज का खात्मा नहीं करेगा, उनके सेफ हाउस हाइड हाउस को टारगेट नहीं करेगा, उनका कलाकामा नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के मुतालबात पूरा करने के लिए उनके पास मौका अब भी मौजूद है। वो पाकिस्तान के वांटेड लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर दे, मुफ्ती नूर वली, हाफिज गुल बहादुर और इस किस्म के जो मजीद लांगो वगैरह और इस किस्म के जो बाकी दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में BLA के रूपोश है, वो पाकिस्तान के अगर हवाला करेंगे तो इस सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान फिर मुज़ाकरात के मेज पे आए। लेकिन इस वक्त वो इंडिया और इसराइल के शेर पर ख्वाब खरगोश में मैं कहूँगा कि वो सोए हुए हैं। वो समझते हैं कि इसराइल और इंडिया आके पाकिस्तान के खिलाफ उनके अहदाफ पूरे करेगा, लेकिन हमने इंडिया को भी बता दिया है, सबक सिखा दिया है, और अब हम ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ तवील जंग हो। खुसूसन हम जैसे सरहदी पट्टी पर आबाद लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल हो, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेजेस होते हैं और अवाम ही को नुकसान होता है। लेकिन तालिबान का तर्ज अमल ऐसा है कि पाकिस्तान को मजबूरन अपने अहदाफ तक पहुंचना होगा, और मेरी नजर में अफगान अवाम भी मौजूदा तालिबान रिजीम से बहुत तंग आई हुई है। और आप जानते हैं कि NRF की जानिब से भी, शुमाल की जानिब से पेशकदमी के इशारे मिल रहे हैं। तो जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा, अगर तालिबान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मौजूदा रिजीम चेंज को कबूल करे और अफगान अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक वहां पे एक लेजिटिमेट हुकूमत कायम करे, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान अब पीछे हटने वाला नहीं है, और अब भी जो एहतियात बरती जा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान बहुत मुहतात अंदाज में हरबी हमले कर रहा है, जंगी मुकामात को अटैक कर रहा है, ताकि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। वरना पाकिस्तान के पास वो अहलियत है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में मुसलमान है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो अहलियत है पूरी दुनिया उसकी शहदाई है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तालिबान की अपनी नाक़िबत अंदेशी उनकी जो है वो अपनी जगह पे हामिल मुल्क है, एक ताकतवर इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान के मुकाबले में। इसलिए पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहिरा बरकरार रखते हुए अगर मुज़ाकिरात के लिए माहौल साजगार होता है और तालिबान यकीन दहानी करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकिरात ही इस तमाम मसले का लेकिन साफी साहब ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान को यकीन दहानी करा सकेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर
जीता है। पाकिस्तान ने कई साल अफगान तालिबान रजीम को समझाया भी, बताया भी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की ना सिर्फ मेहमान नवाजी की बल्कि इनकी वेलकम किया इनकी जो अबूरी हुकूमत है। और जिन वादों के साथ ये अफगानिस्तान के ऊपर काबिज आए उन वादों में से कोई एक वादा भी वफा नहीं हुआ, और पाकिस्तान का जो दुश्मन है भारत, उसकी गोद में जाकर अफगानिस्तान बैठ गया। पिछले साल भी जब पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात संगीन हुए तो ये भारत के पास चले गए। अब मामला ये है कि ये अबूरी हुकूमत है, क्या प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि एक बाकायदा तौर पे अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत यहाँ पर आ सके? क्योंकि जो मौजूदा तालिबान रजीम है उससे अंदाज़ा नहीं हो पाता या हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि वाकई वो अवाम की मुंतखब करदा कोई भी हुकूमत लाने के लिए इंटरेस्टेड है, या वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के बूम करने का तरीका भी यही है। देखिए, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, ये नहीं चाहती कि अफगानिस्तान के सियासी मामलात में दखील हो। माजी में हमने ये गलतियां की थी और हमने तालिबान ही को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट करार दिया था और स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन्हीं में देखा था। तो इस वक्त रिजीम जो है हमारी, जो पाकिस्तान की तरफ जो रिजीम है, ये नहीं चाहता कि उनके सियासी मामलात में मुदाखलत करे। हुकूमत अगर ये जो ज़ाब्तों को और आलमी कवानीन को ना मानने वाली तालिबान रिजीम के साथ अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ ये एतराज है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और हाँ, पाकिस्तान की रियासत और अवाम को खुशी होगी कि अफगानिस्तान के अवाम के उमंगों के मुताबिक कोई भी हुकूमत बने, चाहे यही तालिबान अगर अफगान अवाम के हुकूक का दिफा करते हुए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाए और जालिमाना कवानीन का खात्मा करके अफगान अवाम को इंसानों की तरह ट्रीट करे तो हमें इनसे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो जो आलमी दहशतगर्द है, खुसूसन TTP या SKP और इस किस्म के जो बाकी तंजीमें हैं, उनकी पुष्पनाही ना करे। और अगर अफगान अवाम चाहे तो वो NRF को ला सकते हैं, शुमाली इत्तेहाद के लोग मौजूद है। देखिए, हामिद करजई, हिज़्ब इस्लामी जैसी बड़ी जमात वहाँ पे मौजूद है। हिकमतयार अभी बदस्तूर जिंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मलेशिया में वज़ीर इलाज है। मौलवी खालिस की जो दड़ा है वो मौजूद है। शुमाल में अहमद शाह मसूद जूनियर जैसे नौजवान क़यादत मौजूद है। तो ये अफगानिस्तान की के अवाम का चॉइस होना चाहिए कि उनको वो किसको हुकूमत देते हैं। इसी रिजीम के साथ अगर वो खुश रहे तो हमें हमारी बला से, लेकिन रिजीम कोई भी आए तो हमारा सिर्फ मुतालबा अफगानिस्तान के अवाम से और अफगानिस्तान की हुकूमत से ये है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वो पराए प्रॉक्सीज का अड्डा ना बने, वो हिंदुस्तान की कारिंदे और बाजगुजार ना बने, वो इसराइल के कॉज के लिए काम ना करे। अगर इस्लामी शरीयत के दाई अपने आप को कहलाने वाले तालिबान है तो फिर इसराइल से मदद वसूल करना और इसराइल को मदद के लिए दुहाई देना और इसराइल के दोस्त इंडिया के साथ पींगे बढ़ाना, ये कहाँ की शरीयत है, ये कहाँ की जो है इस्लाम है, ये कहाँ की पश्तून वली है। ये तमाम इक़दार के मुनाफी इक़दामात है। पाकिस्तान इन तमाम चीजों को बहुत तहम्मुल से 3 से 4 साल देखता रहा, लेकिन इन तमाम सालों में हर दफा तालिबान की क़यादत ने पाकिस्तान को मायूस किया है। और यही वजह है कि अब आप दुरुस्त कह रही थी कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन तक बात महदूद हमें नजर नहीं आती, बल्कि एक बाकायदा जंग की सूरत तालिबान की हरदर्मी ने इस ऑपरेशन को दे दिया है। और मेरे ख्याल में नताइज तो बहुत संगीन निकलेंगे तालिबान के खिलाफ, लेकिन जंग फिर भी बर्बादी लाती है। और आपने जो इशारा किया था, जिस तरह कल एहरार ने, TTP ने और जो बाकी तालिबान के गुमाश्ते हैं जो उनके बाद गुजार है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर यलगार करने की जो तहरीरी और ऑडियो पैगामात जारी किए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जनूबी अजला में दहशत बढ़ रही है। बनु लकी मरवत को हाट
डेर इस्माइल खान वजीरिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे भी दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा वाकयात हो सकते हैं। तो हरबी मैदान में, जंगी मैदान में, फौजी मैदान में तालिबान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। साफी साहब, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे सरजमीन पे प्रॉक्सी। ठीक है साफी साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि इतने सालों से मुसलसल काविशों के बावजूद तालिबान रजीम हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मायूस करता आया है, जिन चीज़ों से रोका गया उनको भरपूर तरीके से करता आया है। अब हम जिस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं, क्या एतमाद साजी की कोई एक हल्की फुल्की किरण भी आपको नजर आती है? देखिए, उसकी वजूहात ये है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान का नाम नहीं है। तालिबान एक मुतहारिब और मुसल्लह गिरोह है जो बजोर शमशीर अफगानिस्तान के अवाम पे काबिज है। अगर इनकी ताकत को तोड़ दिया जाता है और आलमी प्रॉक्सीज का रास्ता रोक दिया जाता है, जिस तरह हिंदुस्तान है और इसराइल वगैरह, तो ये तालिबान खुद ब खुद टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और फिर अफगानिस्तान के असल नुमाइंदे सामने आ जाएंगे। अफगान अवाम ना हमारे दुश्मन है, ना हम अफगान अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं। तो इस सूरत ही में फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात तो सही हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रशीद साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।